अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने पार्टी की सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास से ऑनलाइन खिताब किया। नवाज शरीफ का कहना था कि मौजूदा हालात की वजह से अब खामोश नहीं रहूँगा और कोई चुप कराने की कोशिश भी ना करे, क्योंकि मैं चुप नहीं रहूँगा। हम मेहनत करके पाकिस्तान का नक्शा बदल रहे हैं, लेकिन आज मुल्क की हालत देखकर बहुत अफसोस होता है। गरीबों के चूल्हे बंद हो गए हैं, वो आटा नहीं खरीद सकते, घरों में फाका कशी हो रही है, उनके बच्चे स्कूल जाने से कासिर हैं क्योंकि वो रोटी खाएं या बच्चों को स्कूल भेजें। बिजली गैस के बिल अदा करें जो उन पर बम बनकर गिरते हैं। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि ये रियासत मदीना की बात करते हैं, क्या रियासत मदीना ऐसी होती है? सेलेक्टेड वज़ीर आज़म से पूछें कि चीनी 50 रुपए से 100 रुपए किलो कैसे हो गई? आज अवाम की ज़िंदगी अजेरन हो गई है। इमरान खान कठपुतली वज़ीर आज़म है, महंगाई के ज़िम्मेदार इसे लाने वाले हैं, हमें जवाब भी उन्हीं से चाहिए। नवाज शरीफ ने इंतखाबी धांधली के हवाले से कहा कि नून लीग वाले जीते हुए थे, RTS बंद करके नून लीग की जीती हुई सीटों पर शिकस्त दी गई। किसी को हरवाना और जितवाना बहुत बड़ा जुर्म है। पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग स्टेशन से बाहर निकालकर डब्बे भरे गए। 4 वोटों से सेलेक्टेड को वज़ीर आज़म बनाते हो। हम क्या गाय बकरियां हैं, जैसे चाहोगे वैसे चलाओगे? इलेक्शन को सबूताज करना छोटा जुर्म नहीं है। नवाज शरीफ का कहना था कि हमारी आंखों के सामने बलूचिस्तान की हुकूमत को गिराया गया। बलूचिस्तान की हुकूमत को गिराकर इलेक्शन को सबूताज करने के लिए नए मोहरे लाए गए। हम अंधे बहरे गूंगे नहीं, बाज़मीर लोग हैं। नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान, आपने कभी क्या कोई कारोबार नहीं किया? बनी गाला की रियासत कहाँ से आ गई? पैसा कहाँ से आया? आपको इसका जवाब देना होगा, हम नहीं छोड़ेंगे। नैब को बताना चाहिए कि अलीमा खान को अब तक नोटिस क्यों नहीं भेजा। साबिक वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि जो आइन और कानून तोड़ता है पाकिस्तान के साथ गद्दारी करता है, इसके लिए मेरे दिल में कोई एहतराम नहीं। अलबत्ता जो आइन और कानून का एहतराम करता है, इसका हम भी एहतराम करते हैं। नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में एक मरतबा फिर दोहराया कि हमारा मुकाबला इमरान खान के साथ नहीं है, ये तो सेलेक्टेड वज़ीर आज़म है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून ने पार्टी नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करने वाले 5 अरकान को पार्टी से निकालने का फैसला किया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुस्लिम लीग नून के 5 अरकान ने मुलाकात की थी, जिसकी वजह से उन्हें पार्टी से निकालने का फैसला सामने आया है। नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर पार्टी से निकाले जाने वाले अरकान पंजाब असम्बली में अशरफ अंसारी, जलील शर्कपुरी, फैसल न्याजी, निशात डाहा और मौलवी गयासुद्दीन शामिल है। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून ने FATF की वोटिंग में गैर हाजिर पार्टी के अरकान पार्लियामेंट जो थे उनको भी शोकॉज नोटिस जारी किए हैं। जिन अरकान को शोकॉज नोटिस जारी हुए उनमें राहिला मक्सी, कुलसूम परवीन, दिलावर खान और शमीम आफरीदी शामिल हैं। तारीख ये हमें बताती है नाजरीन कि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने वाले अपोजिशन के अरकान सेनेट के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दूसरी तरफ नाजरीन, इमरान खान पाकिस्तान के वो वाहिद सियासतदान हैं जिन्होंने सेनेट इलेक्शन में वोट बेचने पर KP के असम्बली के 20 अरकान को पार्टी से निकाल दिया था। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने निजी TV को इंटरव्यू देते हुए कहा कि नवाज शरीफ दूसरे बानी MQM बन गए हैं, अल्ताफ हुसैन दूसरे ये बन गए हैं, फौज के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, भारत नवाज शरीफ की मदद कर रहा है। पाक फौज ना होती तो मुल्क के 3 टुकड़े हो चुके होते। इमरान खान ने कहा कि मैं मुंतखब वज़ीर आज़म हूँ, किसी की जुर्रत के मुझसे इस्तीफ़ा मांगे, मुझसे पूछे बगैर आर्मी चीफ कारगिल पर हमला करते तो मैं उसे फारिग कर देता। नवाज शरीफ अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते थे। फौज हुकूमत का इदारा है, हुकूमत चलाने के लिए जिस इदारे की ज़रूरत हुई इस्तेमाल करूँगा। नवाज शरीफ फौजी नर्सरी में पले हैं। नवाज शरीफ की हर आर्मी चीफ से लड़ाई रही है। नवाज शरीफ कभी जमहूरियत पसंद नहीं थे। अब नाजरीन, सवाल ये है कि नवाज शरीफ का बयानिया किस हद तक इदारों की तज़हीक का बायस बन रहा है। सवाल ये है कि क्या हुकूमत अपोजिशन को एहतजाज का मौका देगी, क्या लाहे अमल अपनाएगी? सवाल तो ये भी अहम है कि वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात करना अरकान पंजाब असम्बली का क्या वाकई इतना बड़ा जुर्म है कि उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाए? इस पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब आपका। खुर्रम दस्तगीर साहब, आज भी मियां नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर थी काफ़ी जारहाना थी, बहुत एग्रेसिव थी। एक बार फिर से इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ उनका आज बयानिया था। आप लोगों का जो एक बयानिया है अपोजिशन का वज़ीर आज़म इमरान खान को लेकर के, ये कठपुतली वज़ीर आज़म है, सेलेक्टेड वज़ीर आज़म है, इनको मुसल्लत किया गया है, इनको हम पर लाया गया है। शायद आपने भी आज वज़ीर आज़म इमरान खान का नदीम मलिक साहब को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया आपने देखा होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे DG ISI अगर इस्तीफ़े का कहते तो मैं उनको फारिग कर देता। किसी की जुर्रत है
जो मुझसे कोई इस्तीफ़ा मांगे। तो कहने का मतलब ये है कि वो कहते हैं जी फ़ौज एक हुकूमत का इदारा है, तो आप तो फ़ौज की नर्सरी में पले हैं, मैं एक डेमोक्रेटिक वज़ीर आज़म हूँ, आवाम के वोटों से आया हूँ, तो आज जिस जुर्रत से उन्होंने ये सारी बातें की हैं, तो इससे आप नहीं समझते कि आप लोगों का ये नैरेटिव सिलेक्टेड कठपुतली इसका कोई जवाब बाकी रह नहीं जाता? जी शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया, लेकिन मोहतरम वज़ीर आज़म की गुफ्तार अलग है और किरदार ये है कि जब वज़ीर आज़म ने जो मफरूर हो गए उस मीटिंग से जिसमें उन्होंने अपोजिशन से बात करनी थी, जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल ताने हुए थे फरवरी 2019 में, और 1 घंटा हमने उनका इंतजार किया और फिर आखिर ये पता चला कि वज़ीर आज़म अपोजिशन से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है, और वो ब्रीफिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने दी। फिर फैटफ का मामला आया तो हमने देखा कि वज़ीर आज़म फिर मफरूर हो गए और अस्करी इदारों ने हुकूमत और अपोजिशन को इकट्ठा करके ये कहा कि जी ये कानून साजी बड़ी अहम है, ये करनी होगी। और अभी हमने देखा कि गिलगित बल्तिस्तान के मामले पे 16 सितंबर को भी आर्मी चीफ ने ही सब अपोजिशन को इकट्ठा किया। तो हमारे पास एक ऐसे वज़ीर आज़म है जो अपनी सियासी और पार्लिमानी जिम्मेदारियों से मफरूर है, जिसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान की रियासत मफलूज हो गई है। एक ऐसे वज़ीर आज़म मौजूद है जिन्हें अपनी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में आर्मी चीफ को डालना पड़ता है, जिन्हें डेंगू से लड़ने के लिए नेशनल कमांड एंड कंट्रोल। इस पर भी उन्होंने वजाहत दी, उन्होंने बोला कि जो गिलगित बल्तिस्तान वाले मामले पर आर्मी चीफ ने जो मीटिंग कॉल की है, इस पर मेरे साथ डिस्कशन हुई थी, मैं बिल्कुल लूप में था, मुझे पता था, मैं सारे हकायक से आगाह था। उसके बाद जो है ना वो मीटिंग बुलाई गई। ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं था, उनको सब पता था। जी हो सकता है उनको मालूम भी हो, लेकिन उनकी जो मफरूर होना है उस जिम्मेदारी से, मामला तो ये है कश्मीर में जब हिंदुस्तान ने उस पर अपना तसल्लुत कायम किया अगस्त 2019 में, तो वज़ीर आज़म ने अपने बुग्ज और इंतकाम की जो उनकी सेंस है वो उनके आगे दीवार बनकर खड़ी हो गई है कि हुकूमत चलाने में, कि वो अभी तक ऑपोजिशन को ब्रीफ नहीं कर पाए। वज़ीर खारजा ने एक से ज्यादा दफा बुलाया है ऑपोजिशन को, लेकिन वज़ीर आज़म ने कोई राय नहीं ली ऑपोजिशन से कि भाई किस तरह हमें आगे जाना है। और जितनी भी पॉलिसी साजी है उसमें खुद मोहतरम पंजाब के जो वजीर इत्तलात हैं, उन्होंने पिछले दिनों में 126 ऐसे इदारे गिनवाए जिसमें अस्करी जो कुव्वतें हैं वो हुकूमत के साथ पूरी तरह शामिल हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो हुकूमत पाकिस्तान का इदारा है। इशू ये है कि जब बराह रास्त सियासी और पार्लिमानी अमूर में जिम्मेदारी जो है वो आर्मी चीफ को उठानी पड़ेगी, जो कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के जिम्मेदार हैं, पाकिस्तान की सरहदों के जिम्मेदार हैं, उनको आगे कहना पड़ेगा कि जी वो कहते हैं मैं एक डेमोक्रेटिक वज़ीर आज़म हूं, ये हर मेरे इक़दाम पर फौज मेरे साथ खड़ी होती है। ये मसाइल तो मियां नवाज शरीफ को रहे हैं, कौन सा ऐसा जनरल है जिसकी मियां नवाज शरीफ से बनी हो? हर जनरल के साथ इनकी नहीं बनी, इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। मुस्लिम लीग नून का जो एक बयानिया है, नवाज शरीफ साहब का रवैया है, आज उसी का उनको जो है ना वो भुगतना पड़ा है। और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि वो जो बयानिया अपना रहे हैं ये दुश्मन की जो जुबान है उसको तकवीत दे रहा है। नहीं, दुश्मन आईने पाकिस्तान की जुबान नहीं बोलता। आईने पाकिस्तान का इब्तिदाइया ये कहता है कि पाकिस्तान का इक़्तिदार आला पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदे एक्सरसाइज करेंगे, उनके हाथ में होगा। यही जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है उसकी जिद्दोजहद है कि पाकिस्तान के जो मामलात हैं वो अवाम के वो नुमाइंदे उनको इस्तेमाल करें जो कि दुरुस्त इलेक्शनों के नतीजे में आए। और अभी तक ये इलेक्शनों का जो मामला है वो हम हल नहीं कर पाए 73 सालों में, तो अब ये वक्त आ गया है जिसके लिए हमारी जदोजहद है कि बगैर मुझे साफ, शफाफ और मुदाखलत से पाक इंतखाबात हों। यही हमारी जदोजहद का पहला पड़ाव है। चलें इस पर भी हम जरा बात करते हैं। आज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के 3 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं, लेकिन जब वो मीडिया के सामने आकर जब वो अपोजिशन में हो और इस तरह की बातें करें कि मुल्क को क्रूज़ मिसाइल हमने दिए, अमेरिका ने जो मिसाइल अफ़गानिस्तान में गिराए वो बलूचिस्तान में आके गिरे, हमने वो देखा, वैसा मिसाइल बना दिया, आपको नहीं लगता इंडिया
हमारा जो दुश्मन है वो इन बयानात से फ़ायदा उठाता है। मुंबई अटैक्स के बारे में जो नवाज शरीफ साहब ने बात कर दी थी, आपको भी याद होगा, कुलभूषण यादव का जब केस था आलमी अदालत इंसाफ में, तब मियां नवाज शरीफ के इस बयान को वहां कोट किया गया था कि देखें ये तो खुद दहशतगर्दों को भेजते हैं, खुद पालते हैं दहशतगर्दों को। तो आपको नहीं लगता इस तरह के बयानात, फिर एक राजदारी का हलफ उन्होंने 3 बार उठाया है, तो इस तरह की बातें करना मुनासिब नहीं है? जो अगर वो बात सच है या तो ये हम कहें कि गलत बात की गई है, झूठ बोला गया है, फिर जरूर मियां नवाज शरीफ जिम्मेदार होंगे। लेकिन अगर उन्हें दुरुस्त फरमाया, और जो आपने जो मिसाइल की बात की, ये उन्हीं चंद दिनों के बाद, मोहतरम आज बहुत बड़े न्यूज एंकर हैं, उनकी खबर वॉशिंगटन पोस्ट में छप गई थी और खुद पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने यह कहा था कि जी मिसाइल हमारे पास मौजूद है। तो अगर उसके कोई 25 साल बाद तकरीबन हो गए हैं ये बात आई है, तो इसको कह देना कि जी पाकिस्तान के सिक्योरिटी राज ब्रीच हुए। इसमें सबसे बड़ी जो मिसाल है जिसका मैं खुद ऐनी शाहिद हूं, कि जिस चीज को डॉन लीक्स बनाया गया 2016 में, वो एंड 2.5 साल बाद इमरान खान साहब की हुकूमत में पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एलामिया बन गई। तो वो जो बात नवाज शरीफ ने 2016 में की थी, वो पाकिस्तान को FATF से बचाने के लिए की थी, पाकिस्तान की जो सफारती तन्हाई है वो खत्म करने के लिए की थी। उस वक्त ये कहा गया कि नहीं जी ये तो सिक्योरिटी कुछ सिक्योरिटी के, मुल्क की सलामती के कुछ मामलात, हसास मामलात ओपनली डिस्कस नहीं किए जाते। जी बिल्कुल नहीं डिस्कस किए जाते, और वो नहीं किए नवाज शरीफ ने। देखिए पाकिस्तान की तारीख में मोहम्मद नवाज शरीफ को अल्लाह ताला के करम से और पाकिस्तान के अवाम की हिमायत से जितना एक अरसा, तकरीबन 9.5 साल का अरसा है, 3 अदवार में कि वो वजीर आजम रहे हैं। पाकिस्तान के किसी वजीर आजम को या सियासी शख्सियत को इतना तवील तजर्बा हासिल नहीं हुआ पाकिस्तान के आला तरीन मनसब के ऊपर, मुंतखब मनसब के ऊपर। तो उनके जो तजर्बात हैं वो अब, जैसे समझे ना, जैसे फैज ने कहा था कि मेरे दर्द को जबान मिले, मेरी खामोशी को बयान मिले, उनकी जो खामोशी अब वो उसको बयान दे रहे हैं और ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान अगर मुंतखब नुमाइंदे ही चलाएंगे तो वो दुरुस्त तरीके से ये खामोशी एकदम क्यों टूटती है? नवाज शरीफ साहब तो इलाज करवाने के लिए गए थे। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो रिमार्क्स दिए कि एक शख्स जो है ना वो धोखा देकर फरार हो गया है, वो वहां पर बैठकर जो है ना वो हंसता होगा, ये खामोशी फिर एकदम टूटती है। तो बात ये है कि वो अदालतें जिन्होंने रिलीफ दिए, जिन्होंने इजाज़त दी कि आप बीमार हैं, आप जाकर बाहर जाकर इलाज करवाएं और वापस से आ जाएं, अगर आज वो अदालतों को ये लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब इलाज की गर्ज से नहीं गए और धोखा देकर चले गए, तो आज वही अदालतें बुरी बन जाती हैं। फिर खामोशी ऐसी टूटती है, फिर अदालतों पर भी हमले होते हैं, फिर एस्टैब्लिशमेंट पर भी हमले होते हैं, फिर इमरान खान पर भी हमले होते हैं, फिर खामोशी ऐसी टूटती है आप लोगों की। अदलिया बेहद काबिल एहतराम है, लेकिन चूंकि अल अजीजिया रेफरेंस के ऊपर ये सारे रिमार्क्स आ रहे हैं मोहतरम जजेस के, अब अल अजीजिया का फैसला जो मियां नवाज शरीफ को सजा देने का था, वो एक ऐसे जज ने लिखा था जिसे लाहौर हाई कोर्ट के इंतजामी बेंच ने मिसकॉन्डक्ट के ऊपर अपनी पोजीशन से बर्खास्त कर दिया, उसको डिसमिस कर दिया गया। अब क्या वो तज़हीक नहीं थी अदलिया की कि एक ऐसा शख्स जिसने ये इतना अहम फैसला लिखा वो इस काबिल नहीं था कि वो जज होता? वो जज खत्म हो गए लेकिन उनके फैसले कायम है। इसी तरह बड़ा वाजे है कि परवेज मुशर्रफ का केस हमारे सामने, वहां कोई तज़हीक नहीं हुई। यहाँ इशू सिर्फ ये है कि अगर एक मुस्तकिल कोशिश ये जारी रहेगी कि एक ऐसे शख्स को जो अल अजीजिया केस में ही 200 से ज्यादा दफा नैब अदालत के सामने हफ्ते में 3-3 दफा पेश हुआ, उसे कहना कि जी वो अदलिया की तस्दीक कर रहे हैं, और ये अदलिया के फैसले थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट, और फिर काबीना के फैसले थे जिसके नतीजे में मियां नवाज शरीफ आज मुल्क के बाहर है। तो शायद ये सब लोग भी इसी निजाम की तस्दीक जिसकी वो बात करते हैं, तो बहुत अदब के साथ। लेकिन अदलिया ने भी अभी बहुत सारे मामला पाकिस्तान के इसीलिए वो दुरुस्त हम नहीं कर पा रहे कि पाकिस्तान में चूंकि एक मुस्तकिल इंतशार रहता है, जमहूरियत के अंदर एक मुहासरा रहता है, जिसकी वजह से ये इश्यूज भी अब हमें इंशाल्लाह बहरहाल नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है, इदारों मुखालिफ बयानिया, किसी तरीके से भी पाकिस्तान के हक में नहीं जाता। एक आखिरी सवाल का जवाब दे दें, जो मुस्लिम लीग नून के, मैं आपसे बसत एहतराम इख्तलाफ करूंगा कि आईन पाकिस्तान और अवाम के हक हाकमियत को कायम करना पाकिस्तान के खिलाफ कभी नहीं होगा। आखिरी मेरा आपसे सवाल,
5 पार्टी के अरकान को इस बात पे निकाल देना कि वो बुज़दार साहब से मिले हैं, वज़ीर आला से मिले हैं, ये डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है। क्या आप समझते हैं कि ये दुरुस्त फैसला है? इतना बड़ा जुर्म है नून लीग के लोगों का वज़ीर आला से मिल लेना? जी, जुर्म जो है वो उस मैंडेट की तौहीन है जिन लोगों ने उन्हें शेर के निशान पर मोहर लगाकर मुंतखब किया था। तौहीन उन वोटरों की हुई है, किसी और की नहीं हुई। इसी बिना पे उन्हें आज पार्टी से निकाला गया है। निकालना तो उन लोगों को भी चाहिए था जब चेयरमैन सेनेट की तहरीक अदम एतमाद का मामला था और वोट पूरे नहीं हुए थे और बाद में पता चला था और किस तरह शर्मिंदगी का ऑपोजिशन को सामना करना पड़ा था, फिर उन लोगों को भी ढूंढ के निकालना चाहिए था। जी, इसके ऊपर भी कल की जो हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उस पर गुफ्तगू हुई है और उस पर एक आज 9:30 जो है एक बातचीत शुरू हुई है कि वो साहिबान या खवातीन जो हैं जो ऐसे अहम मौके के ऊपर पार्टी के मैंडेट के खिलाफ वोट दें या मौजूद ना हो तो उनको किस तरह डिसिप्लिन किया जाए, तो ये गुफ्तगू भी हो रही है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर आलम दस्तगीर साहब मेरे साथ थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, अब मुझे ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आप कहा जाए या साबिक कहा जाए, ये वो अशरफ अंसारी साहब हैं, उन 5 लोगों में शामिल हैं जिनके बारे में नून लीग ने फैसला किया कि इनको पार्टी से निकाला जाए। कसूर इनका ये है कि इन्होंने बुज़दार साहब से, वज़ीर आला पंजाब, उनसे मुलाकात की है। क्या वाकई बुज़दार साहब से मिलना इतना बड़ा जुर्म इनका बन गया कि पार्टी इनको निकाल रही है? अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ अंसारी साहब। अशरफ अंसारी साहब, सिर्फ यही वजह है कि आप लोग जाकर बुज़दार साहब से मिले? आप लोग तो कहते हैं कि हम लोगों ने जो हल्के के मसाइल हैं, अपने तरक्याती काम, उस सिलसिले में आप लोगों ने मुलाकात की, क्योंकि पहली मुलाकात नहीं, इससे पहले भी नून लीग के लोग जो है ना बुज़दार साहब से जाके मिलते रहे। तो इस बार ऐसा क्या हो गया, क्या बात कर ली आप लोगों ने बुज़दार साहब से मिलके कि पार्टी की क़यादत बर्दाश्त ही नहीं कर पाई आप लोगों की ये मुलाकात? ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है जी। ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई कि ये फैसला किसने किया, क्यों किया, क्या इसके मुहर्रकात थे। ऐसे फैसले तो आमतौर पे ऐसी सूरत पे होते हैं कि पहले शोकाज नोटिस दिया जाता है, किसी को उससे वजाहत तलब की जाती है। हमारे साथ तो बिल्कुल इसके बरक्स हुआ है। और बल्कि मुझे इस फैसले का इल्म जो है वो मीडिया के थ्रू ही हुआ जी। तो किसी ने हमें सुनने की ज़हमत भी दोबारा नहीं की। किस हवाले से? मुलाकात वही जो सियासी मुलाकातें होती हैं, जो सियासी मुलाकातों का एजेंडा होता है कि ज़ाहिर है हम एक मुंतखब नुमाइंदे हैं, अवाम ने अपने जो हकायक हकूक़ हैं, जो आवाम के छोटे मोटे हल्के के मसाइल हैं, उनका मैंडेट हमें दिया है। तो फिर हम पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि अगर अवाम ने हमें अपना नुमाइंदा मुंतखब किया है तो फिर हम अवाम के हकूक़ के हल के लिए जहाँ पर भी हमें जाना पड़े हम वहाँ पर जाकर अवाम के जो हकूक हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करें और जो अवाम की मुश्किलात हैं उनके हल के लिए वो बात ठीक है, लेकिन आप लोगों का तो बिलाशुबा यही ग्रुप है 5 लोगों का, इन्हें ये भी तो एतराज़ है ना जो आजकल नवाज शरीफ साहब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास की जब सदारत करते हैं, जब तकरीर करने लगते हैं, फिर नहीं देखते कि आपने अदलिया के बारे में क्या बात करनी है, फिर नहीं देखते कि इस्टेब्लिशमेंट के बारे में आपने क्या बात करनी है, फिर तमाम इदारों को जो है ना वो तनकीद का निशाना बनाते हैं। आप लोगों को ये भी तो तहफ़्फ़ुज़ात है ना कि इतना सख्त बयानिया, इतना सख्त एग्रेसिव रवैया जो अपना रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, मुल्क के इदारों के खिलाफ, इस रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। नवाज शरीफ साहब को ये भी तो आप लोगों का एक बहुत बड़ा कंसर्न है ना? जी बिल्कुल, इस पे बड़ा कंसर्न है। बल्कि सिर्फ हम 5 MPs जो हैं सिर्फ इन्हीं का ही कंसर्न नहीं है, बल्कि इसके अलावा और भी बहुत सारे MPs हैं अच्छा जिन्होंने मियां नवाज शरीफ के इस बयाने से लाताल्लुकी का इजहार किया है और ज़बरदस्त अल्फाज में इसकी मजम्मत भी की है। चूँकि हम एक मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं और मुल्क और कौम के साथ मोहब्बत ही हमारा ओढ़ना बछोड़ना है, और ये जो हम खिदमत का सिलसिला शुरू जो हमने किया है इसका अव्वलीन मकसद ही यही है कि सबसे पहले मुल्क और कौम के साथ मोहब्बत और वफादारी, फिर इदारों के साथ मोहब्बत और इदारों को मजबूत करना। क्योंकि जब हमारे इदारे मजबूत होंगे तो अल्टीमेटली हमारा मुल्क मजबूत होगा।
और फिर जब अफवाज पाकिस्तान की बात आती है तो जिस तरह के मुश्किल हालात हैं, अंदरूनी बैरूनी तौर पे पाकिस्तान को बेशुमार ख़तरात का और चैलेंजेस का सामना है। कहीं पे दहशत गर्दी की सूरत में हम पर जंग मुसल्लत की गई है, कहीं पर हमारी इकानमी को मफलूज किया जा रहा है, मुख्तलिफ अंदाज से दुनिया जो है हम पे हमला तो आप कह रहे हैं कि सिर्फ 5 लोग नहीं हैं, पाकिस्तान इन तमाम पार्टी के अंदर और भी बहुत से लोग हैं जिनकी ये सोच है कि नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया ये दुरुस्त नहीं है। इसका मतलब आने वाले दिनों में और भी ये लोग सामने आ सकते हैं और हो सकते हैं और भी फैसले सामने आए कि जो इस सोच से इख्तलाफ करेगा उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। यही वजह है ना जी। मतलब एक तो ये है कि ये तो एक तयशुदा बात है कि सिर्फ 5 MPs नहीं है, बल्कि इसके अलावा और भी बहुत सारे MPs हैं जिन्होंने मियां नवाज शरीफ के इस बयानिए से लाताल्लुकी का इजहार किया है। और होना तो ये चाहिए था कि लीडरशिप अपने बयानिए पे नज़रसानी करती, ना कि उस चीज़ को। ये गैर ज़रूरी इशू इन्होंने छेड़ा है कि वक्त तो है कि पार्टी मुश्किलात का शिकार है, कारकुन मायूसी का शिकार हैं, कुछ लीडरशिप जो है वो जेलों के अंदर है, कुछ लीडरशिप जो है वो मुल्क से बाहर है। तो एक तो ये इन्होंने एक तहरीक शुरू की हुई है, तो तहरीकें तो उसी सूरत कामयाब होती है ना जब पार्टी के जो कमिटेड लोग हैं उनको साथ लेके चला जाए। तो जब पार्टी के लिए काम करने वालों को पार्टी से निकाल दिया जाएगा तो फिर इनकी तहरीकें कहाँ से कामयाब होगी, पार्टी कहाँ से मजबूत होगी। तो मेरे ख्याल से पार्टी को अपने बयानिए पे भी नजरसानी करनी चाहिए। और ये जो फैसला पार्टी ने किया इस पे भी नजरसानी करनी चाहिए। ये तो सब जानते हैं कि शहबाज शरीफ का बयानिया हमेशा इससे मुख्तलिफ रहा है, मुफाहमती मुसाले आना उनका बयानिया रहा है हमेशा इदारों के साथ। आप समझते हैं कि बयानिया पार्टी के लिए नुकसानदेह है? जी बिल्कुल। मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं, ये एक जो तासर दिया जा रहा है ना कि शायद मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ज़्यादा पॉपुलर हैं। हकीकत ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब के और मरीम नवाज साहिबा के इस बयानिए की वजह से उनकी मकबूलियत में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। और मियां शहबाज शरीफ साहब का जो बयानिया था, जो म्याना रवि का था, जो दरमियानी रास्ता निकालते थे, मुफाहमत की पॉलिसी को लेके चलते थे, उस बयानिए को पसंद किया जा रहा था। और चूंकि पार्टी के अंदर अपने मौक़िफ़ का इजहार का मौका कम ही लोगों को मिलता है, तो ये एक बहुत बड़ी वजह थी। वरना मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके बयानिए को पार्टी के अंदर ज़्यादा जो है वो तक़वियत मिलती है और ज़्यादा पसंद किया जाता है। आप लोगों ने इस फैसले पर कि आप लोगों को पार्टी से निकाला जा रहा है, इस पर कोई वजाहत देने की कोशिश की है या लीडरशिप से कहा है कि भाई हमारा मौक़िफ़ तो सुन लें? नहीं, इस सिलसिले में हमारे साथ तो कोई राब्ता ही नहीं किया गया, बल्कि इस फैसले का इल्म भी हमें मीडिया के तवस्सुत से ही हुआ जी। ये मीडिया पे खबरें चली, फिर लोग हल्के के लोग आए तो वो आके वो जो मियां नवाज शरीफ के नाम पे जान कुर्बान करने को तैयार थे। जब पार्टी की तरफ से ये फैसला आया तो वो सारे लोग जो कल तक मियां नवाज शरीफ साहब के लिए जान देने को तैयार थे, आज वही इस फैसले को जालमाना फैसला करार दे रहे थे। क्योंकि लोग तो जानते हैं ना कि मैंने किस तरह से मुस्लिम लीग नून की खिदमत की है। ये ज़हन में रहे कि ये वही हल्का है, मेरा वही हल्का है जहां पर आज तो लोग दावा करते हैं ना जी गुजरांवाला मुस्लिम लीग नून का कला बन चुका है। इस कले पे एक वक्त वो भी था जहां पे जब कैंडिडेट नहीं हुआ करता था जी। ये जहां पे मैं बहुत शुक्रिया अशरफ अंसारी साहब, 2 दफा बहुत शुक्रिया अशरफ अंसारी साहब मेरे साथ। नाज़रीन मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेने वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद ख़ान साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद ख़ान साहब आपका। अली मोहम्मद ख़ान साहब, एक बार फिर से टेलीविज़न स्क्रीन पर मियां नवाज शरीफ की बड़ी धुआंधार इदारों के मुखालिफ, इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ, हुकूमत मुखालिफ एक तकरीर चल गई। उसके बाद शाम में पेमरा का नोटिफिकेशन आ जाता है कि ऐसे लोगों को ऑनर करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। जब APC में पहली तकरीर चली थी तो यकीन करें हम भी बड़ा हैरान थे कि आखिर हुकूमत ने इस तकरीर को नशर क्यों होने दिया, कैसे होने दिया। तो फिर बाद में इमरान खान साहब की तरफ से आया, नहीं जी इनको एक्सपोज होने दें, ये खुद ही अपनी हरकतों की वजह से एक्सपोज हो जाएंगे। तो आखिर क्या वजह है कि आप लोगों ने पहले इस पर पाबंदी नहीं लगाई और आज भी तकरीर चलने के बाद नोटिफिकेशन आता है जी जब सब कुछ हो गया, फिर क्या फ़ायदा? तकरीर तो सबने लाइव देख ली, सब कुछ कह दिया उन्होंने, पूरी दुनिया ने सुन लिया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबी वसल्लम। बहुत शुक्रिया। हमारे वो पश्तो में एक शेर है, वो मैं सुना देता हूँ, उसका मफहूम फिर आपको बता देता हूँ कि हर सरा तवाया वतन तम समवाया, हर सरा तवाया वतन तम समवाया दामिद अगयार न पसरू बिनु गठले। मफहूम इसका ये है कि आप मुझे हर सब कुछ कहो, जो कहना है मुझे कहो, लेकिन मेरे मुल्क को कुछ मत कहो। ये मैंने अगयार से अपना सुर्ख खून बहा के जीता है। तो मियां नवाज शरीफ साहब, इस मुल्क ने जिसका नाम मुमलकत खुदादाद रियासत पाकिस्तान है, इस्लामी जमहूरिया, इसने तो आपको बहुत इज्जत दी, इसने तो आपको वज़ीर आला बनाया, इसने तो आपके भाई को 2 बार वज़ीर आला बनाया और इसने तो आपको अपना वज़ीर आज़म बनाया। अब आप में कोई कमी होगी या शायद हमारी कोई बदनसीब हो, जो भी वजह हो, आप उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके। ठीक है, जिंदगी में इंसान को नाकामयाबी होती है, लेकिन अगर माँ से गिला हो तो माँ को जो है गाली तो नहीं दी जाती, माँ को बदनाम तो नहीं किया जाता, अपने घर को जलाया तो नहीं जाता। आपने जिस तरह से किया है इस तरह से तो नहीं किया जाता। एक साबिक वज़ीर आज़म मुल्क से बाहर बैठ के बीमारी के लिए ट्रीटमेंट के लिए जाता है, वैसे भी एक मुजरिम, सजायाफ्ता मुजरिम और एक इन केस मुलजिम, उसको पॉलिटिकल बयान देने की इजाजत ही नहीं है। आप तो अदालत से इजाजत लेके गए हैं, आप तो हुकूमत से इजाजत लेके गए हैं, आप तो अदालत के अंदर एक जमानत दिलवा के गए हैं अपने भाई की तरफ से कि मैं आऊंगा। तो आप वहां पे बैठ के जो कर रहे हैं, इतनी जरूरत तो अल्ताफ को 10-1 साल बाद बैठने के बाद हुई। उसने शुरू में इस तरह की हर्जासराई नहीं की। तो बड़ा मैं समझता हूँ एज ए पाकिस्तानी मैं मायूस हुआ हूँ। एज ए पॉलिटिकल वर्कर तो हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारा जो सियासी मुखालिफ है वो अपनी सियासी खुदकुशी खुद कर रहा है। वो अपनी तो अली मोहम्मद खान साहब, आप सबके सामने है ना जो उनका बयानिया है जिसको उनको लेके चलना है। अब जलसे जुलूस होने जा रहे हैं, लॉन्ग मार्च होने जा रहा है। जाहिर है जो बयानिया नवाज शरीफ साहब लंदन से बैठकर अपना रहे हैं वही उनकी बेटी जाहिर है जलसे जुलूसों में तकरीर करेंगी, तो वो अपना बयानिया सामने आएगा। आप कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ जो मर्जी कह लें हम बर्दाश्त करेंगे, जाहिर है मुल्क की सलामती पर और मुल्क पर कोई बात आएगी तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो फिर तो ऐसे जलसे जुलूसों की भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। मैं तो मियाँ साहब को पता है क्या कहूँगा, मैं मियाँ साहब को ये कहूँगा कि तोहमत लगा के माँ पे जो दुश्मन से दाद ले, तोहमत लगा के माँ पे जो दुश्मन से दाद ले, ऐसे सुपन फरोश को मर जाना चाहिए। मैं इसको एक शेर के अंदाज में बात की है, बाकी हम उनकी जिंदगी के लिए दुआगो हैं, अल्लाह उनको सेहत दे। लेकिन ऐसे जो उन्होंने बात की है, मुल्क से ऊपर कोई नहीं है। एक तरफ आपका जवान है शाजिया साहिबा, जो शहादतें दी जा रही हैं कि मैं 6 सितंबर को मुजफ्फराबाद था, श्रीनगर हाईवे पे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान रैली की हमने, और उसके बाद लेफ्टिनेंट नासिर साहब के घर उनकी फातिहा पे गया, उनकी अम्मी जान से मुलाकात हुई। शाजिया साहबा, मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप जरूर जाइएगा, मिलिएगा उनसे जी, आप प्रोग्राम कीजिएगा इस पे। उनसे मिलके मुझे ऐसा लगा जैसे एक हिम्मत और इस्तक़लाल का चट्टान हो। हाँ, आंखों में आंसू थे क्योंकि उनका लाल गया था, शहादत हुई थी, घर जनाजा आया था ताज़ा जवान का, नासिर साहब का, लेफ्टिनेंट नासिर साहब का। उन्होंने मुझे बताया कि उनके हस्बैंड भी शहीद हुए, पुलिस अफसर थे। फिर उन्होंने मुझे बताया कि जब फातिहा हम पढ़ चुके थे, उन्होंने बताया कि 25-30 साल मैंने वेट किया कि ये मेरा बच्चा जवान होगा, सहारा बनेगा। तो कहते हैं कि अब मैं 25-30 साल बाद जो है उससे अब मिलूंगी, अब मैं और इंतजार करूंगी। सहारा वो बना मुल्क का, उसके खून ने इस मुल्क को मजबूत किया। एक तरफ तो लोग ये कर रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ लोग जिनको पाकिस्तान ने हर तरह से नवाजा, यानी कि आपके बच्चों ने क्या कुर्बानी दी है मुल्क के लिए? मियां साहब आपसे पूछ रहा हूँ, क्या कुर्बानी दी है? सही। कभी पाकिस्तान के लिए आपने क्या कोई एक दिन किसी के बच्चों को पढ़ाया तक है? किसी आपके बच्चों ने? इनके बच्चे और हमारे बच्चे शहादतें दे रहे हैं, ये हमारे बच्चे हैं, हम शहादतें दे रहे हैं इस मुल्क के लिए, हर वक्त हथेली पे रख के। आपने इस मुल्क से एक तरह से फरार की राह इख्तियार की है। मैं समझता हूँ अगर आप एक ऑनरेबल सियासतदान हैं, वज़ीर आज़म ने जो कमेटी बनाई है, और आपके सवाल का मैं जवाब दे दूं, जी आपके सवाल का मैं जवाब दे दूं। देखें, किसी को इजाजत नहीं है कि आईने पाकिस्तान को तोड़े। पाकिस्तान के रियासती इदारों पे अटैक करने का मतलब है पाकिस्तान की बुनियादी खोखली करना। आपकी सियासत चाहे बचे ना बचे, मुल्क बचना चाहिए, और मुल्क बचाने के लिए किसी को भी पाकिस्तान मुखालिफ कोई बयानिया नहीं है। पाकिस्तान में बयानिया है पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर आपके पास कोई सबूत हैं करप्शन के, हमारी मिस गवर्नेंस के, ये इस्लाम है, जिधर बैठा हूँ इधर से 1 फरलांग के फासले पे पार्लियामेंट हाउस है, आए उधर
असेंबली का इजलास शुरू होने लगा है 2 हफ्ते, वहाँ अपनी बात करें। पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी है? चलेगा और न पाकिस्तान के बाद चलने देंगे। कोई खौफ है हुकूमत को, कोई खतरा अपने लिए समझ रही है हुकूमत जो अपोजिशन ये तहरीक चलाने जा रही है, लॉन्ग मार्च करने जा रही है? नहीं, मैं इसको एक और तरीके से लेता हूँ। देखें, हमसे फियर्स अपोजिशन किसी ने भी नहीं की, हमसे फियर्स अपोजिशन किसी ने भी नहीं की, लेकिन उस तहरीक के दौरान हमने रियासती इदारों को टारगेट करने की, रियासती बुनियादें खोखली करने की कोशिश नहीं की। हाँ, हमने मियाँ साहब की सियासत को क्वेश्चन किया, दांधली की बात की, सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे खिलाफ फैसला दिया, हमने सर ने वो किया, फिर उसके खिलाफ कोई बात नहीं थी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। कोई एक बयान मुझे इमरान खान साहब का बता दें जो सुप्रीम कोर्ट या शाह महमूद कुरैशी का या आरिफ अलवी साहब का या शफकत महमूद या असद उमर, किसी का भी, मेरा मुराद शहरियार, किसी का मुझे बताएं। उसके बाद हम जो है पनामा का केस आया, हमने सुप्रीम कोर्ट में फिर गए, सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोबारा जो फैसला किया, इस बार हमारे हक में आया, पहले हमारे खिलाफ आया था। अब बात क्या है? अब बात यह है कि जो मियाँ साहब पता है जो बात कर रहे हैं उसमें मसला क्या है। हमारे खिलाफ जो तरीक चले तो उसमें क्या होगा, क्या होगा? जलसा करेंगे, जुलूस करेंगे, अवाम वैसे इनके साथ नहीं है, अब थक हार के चले जाएंगे। मसला दूसरा है, मसला यह है कि हमें तो पता है कि मियाँ साहब सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता हैं, हमें पता है कि इनकी मनी लॉन्ड्रिंग की, करप्शन की एक हिस्ट्री है खानदान की, हमें यह भी पता है कि डिसऑनेस्टी में ये डिस्क्वालीफाई हुए और इनके खिलाफ जब फैसला आया तो उस फैसले में उस वक्त के एक सीनियर तरीन जज सुप्रीम कोर्ट की उनको माफिया से तशबीह दी, बालजाक के नावल से। लेकिन दुनिया उनको एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के नाम से जानती है ना, दुनिया में तो बाहर अभी उनके कारनामे इस तरह सामने नहीं आए। जब वो इस तरह की बयानियां देते हैं, रियासत मुखालिफ बयानियां और इदारों के खिलाफ, उसको हिंदुस्तान उठाता है, बिल्कुल उसको इसराइल उठाता है, तो पाकिस्तान का दुश्मन उस बयानी को उठाता है। वो ये कभी नहीं, आखिरी बात सुन लें, वो ममालिक, पाकिस्तान का जो दुश्मन ममालिक हैं, पाकिस्तान के जो दुश्मन चैनल्स हैं, जो दुश्मन मीडिया है, वो ये कभी नहीं कहता कि एक डिसक्वालिफाइड और डिसऑनेस्ट एक्स प्राइम मिनिस्टर नहीं कहा, वो ये कहते हैं एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं कि पाकिस्तान के इदारे ये करते हैं, पाकिस्तान की हुकूमत ये करती है, बिल्कुल दहशतगर्दी को बढ़ाती है, फलाना करती है, उससे पाकिस्तान का नाम दुनिया में बदनाम होता है। और जो दहशतगर्दी के खिलाफ हमने जंग जीती, जिसमें 80,000 70,000 शहादतें दी, उसको भी आप डिस्क्रेडिट करवा रहे हैं। जो अफगानिस्तान में अमन ला रहे हैं उसको भी डिस्क्रेडिट करवा रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वज़ीर मुमलिकत बराए बनी उमूर अली मोहम्मद खान साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार साबिर शाकिर साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साबिर शाकिर साहब आपका। साबिर शाकिर साहब, आज आपने भी यकीनन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का बड़ा एग्रेसिव इंटरव्यू जो उन्होंने नदीम मलिक साहब को दिया है, उसमें जो उनका एक एग्रेसिव एक जो रवैया था, उससे साफ लग रहा था कि जो अपोजिशन का एक जो बयानिया है, कठपुतली वज़ीर आज़म, सेलेक्टेड वज़ीर आज़म, जिस तरीके से वो बात कर रहे थे कि किसी में जुर्रत है कोई मुझसे इस्तीफ़ा मांगे, मैं एक डेमोक्रेटेड आवाम के वोटों से मुंतखब होकर आया हुआ वज़ीर आज़म हूँ। आपको लगता है इस सब के बाद कोई गुंजाइश बाकी रह जाती है इमरान खान को सेलेक्टेड या कठपुतली वज़ीर आज़म कहने की? देखें, अपोजिशन का काम अपना है, अपोजिशन का अपना नैरेटिव होता है और उसका काम ही अपोजिशन करना है, और उन्होंने जो भी सिटिंग गवर्नमेंट होगी उसको नहीं मानना। और यही रवैया आपको पता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान का होता था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होता था जब मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत थी, और वो बिल्कुल इसी तरह का एहतजाज करते थे, धरना भी लेके आए और तस्लीम भी नहीं किया, जलसे भी कर रहे थे, जुलूस भी निकाल रहे थे। तो ये सारा कुछ तो अब ज़ाहिर है जी, अपोजिशन ने पूरे 5 साल गुजारने हैं और 2 साल बड़ी मुश्किल से गुजरे हैं, 3 साल अभी बाकी हैं। तो उन्होंने अपने आप को मुतहर्रिक करना है, अपने कारकुनान को मुतहर्रिक रखना है, अपने वोट बैंक को भी महफूज करना है। इसलिए अपोजिशन का तो यही काम है, और हमारा कोई वो वेस्टर्न कल्चर तो है नहीं मगरबी जमहूरियत वाला कि बहुत सीजनड किस्म की अपोजिशन होगी। और जैसी हमारा कल्चर है ईस्टर्न इंडिया का, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, तो ये एक मामूल की कार्रवाई है। और अब उसमें होता यही है कि गवर्नमेंट कैसे रिएक्ट करती है।
जाहिर है आपको क्या लगता है इसमें कोई कि शक जो नहीं है ऑपोजिशन तहरीक चलाने जा रही है, जलसे जुलूस पहला जो इन्होंने अब कोयटा में करना है, फिर लॉन्ग मार्च इन्होंने करना है, इससे हुकूमत कोई खतरा, कोई खौफ कोई महसूस कर रही है या कोई वो इजी ले रही है हुकूमत इसको? देखिए, अभी तक फौरी तौर पे तो मुझे कोई ख़तरा नज़र नहीं आ रहा कि अपोजिशन जो है वो कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू कर सके। उसकी रीज़न ये है कि अपोजिशन की दो बड़ी जमातें हैं, एक है नवाज़ लीग और एक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नवाज़ लीग के मंजिल मुख्तलिफ है और सफ़र मुख्तलिफ है और अहदाफ मुख्तलिफ हैं और मफादात भी मुख्तलिफ हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों कर चाहेगी कि वो एक हंसता बसता अपना घर जो है वो उजाड़ दे और उसके बाद घर जो बसाया जाएगा वो कैसा होगा उसका भी कुछ पता नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इस वक्त जो पावर स्ट्रक्चर है पाकिस्तान का पॉलिटिकल सेटअप है उसका एक बहुत अहम तरीन हिस्सा है वो। और दूसरा बड़ा सूबा सिंध, उसमें उसकी हुकूमत है। और दूसरा मुस्लिम लीग नवाज का हदफ क्या है, और मुस्लिम लीग नवाज के अंदर भी शरीफ फैमिली का हदफ क्या है। शरीफ फैमिली का हदफ है कि ये जल्द अज जल्द ये सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम जो है और पार्लिमानी स्ट्रक्चर ये गिर जाए, नए इलेक्शन की तरफ जाया जाए और सेनेट के इंतखाबात किसी भी सूरत में मौजूदा जो पार्लिमानी सेटअप है इसके तहत ना हो। और उसमें भी अगर उस पर भी टारगेट किया जाए तो मुस्लिम लीग नवाज उसमें सिर्फ लूजर है सेनेट के इंतखाबात में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तो नंबर वापस आ जाएंगे, सिंध से उनकी मेजॉरिटी है, उनकी गवर्नमेंट है, जितने नंबर वो लूज करेगी उतने नंबर वापस आ जाएंगे। जो सबसे बड़ा डेंट पड़ना है मौलाना साहब कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, मौलाना साहब कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं? अगर आपको भी पता है कि मौलाना साहब के पास एक मदरसे के जो स्टूडेंट्स हैं, मदरसे के जो लोग हैं, उनकी एक ज़ाहिर स्ट्रीट पावर है और हमेशा से हुकूमतों को इस चीज़ का एक खौफ रहा है। जाहिर है कि जो मज़हब की बुनियाद पर वो जो एक जज्बात उभार कर आप किसी बंदे को बाहर निकालते हैं तो उसको डंडे के जोर पे आप अंदर नहीं कर सकते। तो आपको लगता है कि मौलाना का जो फैक्टर है ये बड़ा स्ट्रांग है, कहीं ना कहीं हुकूमत और जो मक्तदर हलके हैं वो इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को मौलाना के साथ मिलकर ये लॉन्ग मार्च या ये जलसे जुलूस नहीं करने चाहिए? देखिए, अगेन दोबारा मैं कहूँगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब नवाज शरीफ साहब के साथ मिल भी जाते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं मिलती। थोड़ा सा पीछे चले जाएं, इमरान खान साहब आए थे, साथ डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब थे, मजहबी और पॉलिटिकल दोनों फ्लेवर थे उसमें भी। और उसके बाद लेकिन पार्लियामान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने साथ दिया था मुस्लिम लीग नवाज का, अपोजिशन ने, और उन्होंने कहा था कि जनाब नहीं, ये कल्चर ख़त्म होना चाहिए। अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रोल अगेन मैं कहूँगा बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो कोई ऐसा स्टेप नहीं लेंगे जिसके नतीजे में खुदा ना खास्ता इस मुल्क में मार्शल लॉ लगे या उनकी सिंध हुकूमत भी ख़त्म हो जाए और नए इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो अभी कोई उम्मीद नहीं है कि वो पंजाब से वापस आ जाएगी या कोई मरकजी हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। उसको तो सिंध में बहुत कंफर्टेबल है और वो एंजॉय कर रही है, इक़्तिदार एंजॉय कर रही है, प्लस वो पावर कॉरिडोर्स में मौजूद है और उनके नून की निस्बत उनके बहुत अच्छे मरासम है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ। और वो जब भी ये सारे मामले में कभी भी नहीं चाहेंगे जरदारी साहब के वो अपने बेटे बिलावल का मुस्तकबिल तारीख करें और मरियम बीबी को तगड़ा करें। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर तज्जियाकार सहाफ़ी साकिर साहब हमारे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कहा जाता है कि सियासत में दोस्ती और दुश्मनी कभी मुस्तकिल बुनियादों पर नहीं होती। सियासी जमातें सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए, सियासत करने के लिए और अपने मफादात के लिए वक्तन फ़वक्तन एक दूसरे का सहारा ज़रूर लेती हैं और आवाम को इनकलाबी सब्ज़ बाग भी दिखाए जाते हैं। और जब अपना मतलब मफाद पूरा हो जाता है तब फिर से एक दूसरे के खिलाफ वही बयानबाज़ी इल्ज़ामात की सियासत शुरू हो जाती है।
और आज मरीम नवाज ने इस बात की तस्दीक भी कर दी। मरीम नवाज ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी अभी भी सियासी हरीफ हैं और कल को इंतखाबात एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ना है। इन दोनों का इत्तेहाद सिर्फ हुकूमत के खिलाफ है। सवाल यह है कि हुकूमत के खिलाफ इत्तेहाद कायम करने का मकसद क्या सिर्फ इक़्तिदार तक राह को हमवार करना है? इसके बाद फिर से एक दूसरे के खिलाफ सियासत शुरू हो जाएगी? क्या इसे इनकलाबी या नज़रियाती सियासत कहा जा सकता है? आज खुद को नज़रियाती कहने वाले और इनकलाबी बातें करने वाली यही सियासी जमातें नज़रिया ज़रूरत के तहत अपने बयानात और अपनी पॉलिसीज़ बदलते रहते हैं। इस वक्त अपोजिशन की दो बड़ी सियासी जमातें नून लीग और पीपल्स पार्टी आवाम के साथ यही खेल खेल रहे हैं। सब जानते हैं कि 80 की दहाई से एक दूसरे के खिलाफ चली आ रही है जमातें 2006 में भी अपने मफादात के लिए मिसाक जमहूरियत के नाम पर इकट्ठी हुई थी। 2008 के इंतखाबात के बाद फिर इनमें इख्तलाफात शुरू हो गए थे, यहाँ तक कि नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च किया और पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने पंजाब में नून लीग की हुकूमत खत्म करके गवर्नर राज लगाया। जबकि मेमो गेट स्कैंडल में पीपल्स पार्टी हुकूमत के खिलाफ नवाज शरीफ का काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट में जाना भी तारीख का हिस्सा है। ना तो कोई ये भूला है कि 2013 के इंतखाबात के दौरान किस तरह जरदारी साहब का पेट फाड़ने और लाहौर की सड़कों पर घसीटने की बातें किसने की थी और क्यों की थी, और ना ही ये कोई ज़्यादा पुरानी बात है कि जब जरदारी साहब ने कहा था कि नवाज शरीफ ने हमेशा उनकी पीठ पर छुरा घोंपा है। जबकि ये भी सबको याद है कि 2015 में जब जरदारी साहब ने ईंट से ईंट बजाने का बयान दिया था तो उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने आसिफ जरदारी साहब से एक तयशुदा मुलाकात को भी कैंसिल कर दिया था। ये वो तारीख के चंद अहम नुकात हैं जो हम आपके सामने रखते हैं, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि माजी में नून लीग और पीपल्स पार्टी की सोच एक दूसरे के बारे में क्या थी। अब हैरानकुन बात यह है कि ये सोच आज भी कायम है। पीडीएम की दोनों बड़ी सियासी जमातों के सीनियर रहनुमाओं को आज भी एक दूसरे की क़यादत पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज़ एहसन बारहा इसका बरमला इजहार कर चुके हैं। शादिया, जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं अपनी आपको अपनी बात बताऊं, मेरे ख्याल में मियां नवाज शरीफ और नवाज लीग इमरान खान की हुकूमत की देर पा चलने की जमानत दे चुके हैं। सर कैसे? इन्होंने दिखाना दिया है कि उसको बहुत उसकी मुखालफत कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन जहाँ वोट का मामला आएगा वहाँ इनके बड़े लीडर भी गुरेज करेंगे और पीछे रहेंगे। ये हमें आगे लगा चला के और खुद पीछे से डील अपनी मुकम्मल करना चाहते हैं। बात यह है कि मुस्लिम लीग नून जो अब बयानिया लेकर चल रही है, क्या ये बयानिया पीपल्स पार्टी के लिए काबिल कबूल होगा? तहरीक भी इकट्ठे चलानी है, जल्द से जुलूस भी इकट्ठे करने हैं, तो मैं इस पर बात करूंगी सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सैयद नवीद कमर साहब से। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया नवीद कमर साहब आपका। नवीद कमर साहब, सबसे पहले तो यही जानना चाहती हूँ कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून जिस सख्त बयानिया को साथ लेकर चल रही है, APC पे जो नवाज शरीफ साहब ने एक इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ जो एजेंडा लेकर चले, जो तहरीक चली, आज उससे ज़्यादा 2 कदम आगे वो बढ़कर बोले और बहुत सी ऐसी बातें कर दी जिन्हें कहा जा रहा है कि उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। कोई राज़ो न्याज की जो मुल्क की सलामती से मुतालिक बातें भी उन्होंने की, उस पर भी उनको काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के इस बयानी के साथ खड़ी हो सकती है? देखिए, बयानिया तो बयान लोग रोज देते रहते हैं। जो एक्चुअल बात थी वो थी जो APC में तमाम पार्टीज ने मिलके एक एलानिया दिया। उसमें जो चीज़ें जाहिर की गई वही सब पार्टीज का एक कॉमन एजेंडा है। अब उसको कौन किस तरह से एक्सप्लॉइट करता है, किस तरह से प्रेजेंट करता है, वो तो हर पार्टी का अपना अपना तरीक़ेकार है, लेकिन जो कॉमन एजेंडा है उसी पे हम सब कमिटेड है ना। चाहे मुस्लिम लीग नून हो, जिस पार्टी करने हैं, जब तकरीरें होंगी एक ही स्टेज पर नून लीग पीपल्स पार्टी की लीडरशिप खड़ी होगी और उसी स्टेज पर जब नून लीग की तरफ से ये इदारों मुखालिफ और इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ ऐसे बयानिए सख्त ज़बान इस्तेमाल होगी, सवाल मेरा यही है तब आप लोगों का स्टांस क्या होगा? कहाँ खड़े होंगे आप लोग? देखिए, मैं फिर दोबारा से ये बात कहूँगा कि ज़ाहिर है हर पार्टी का इंडिविजुअली अपना एक बयानिया है। जो कॉमन चीज़ें हैं वो कॉमन है। उसके अलावा अगर कोई पार्टी अपना एक मौक़िफ़ रखती है तो दूसरी पार्टी, क्योंकि हम कोई इस तरह से अलायंस नहीं, कोई इलेक्ट्रल अलायंस नहीं है या पार्टीज मर्ज नहीं हो गई कि हमारा टोटली एक ही एजेंडा हो और एक ही बयानिया हो। हर पार्टी का अपना अपना तरीक़ेकार है
और उस लिहाज से जब कॉमन प्लेटफॉर्म पे भी खड़े होते हैं, जैसे मौलाना साहब जो हैं वो जो है इस्लामी जो नुकात हैं उस पर ज़्यादा एम्फेसाइज देते हैं। हमारे दूसरे जो साथी हैं बलूचिस्तान से या एक हद तक खैबर पख्तूनख्वा से, वो ज़्यादा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के लिए बात करेंगे। पीपल्स पार्टी जो है वो एक नेशनल पार्टी है और वो तमाम सूबों की बात करेगी। तो इस लिहाज से ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि टोन अलग अलग हो, ऑब्जेक्टिव एक ही हो, जो कि है कि मौजूदा हुकूमत जो है, बात ये है कि नून लीग बात करिए, आप लोग तो हुकूमत के खिलाफ तहरीक चला रहे, वो कह रहे भी हमें तो हुकूमत से कोई नहीं लेना देना, हमें तो जो इनको लेके आए हैं, जो इस सौगात को लेकर आए हैं ना, हमें तो उससे सवाल पूछना है, उसको जवाब देना है। आज वो ये कह रहे हैं जो महंगाई उसका जवाब भी उन्हीं को देना होगा, जो इमरान खान को लेकर आए हैं, जो मोटरवे की बात उन्होंने आज की कि उसका जवाब भी उन्हीं को देना होगा। बात ये है कि एक तरफ सियासी क़यादत जो है और सियासतदान ये बात करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में कोई रोल नहीं होना चाहिए, मदाखलत नहीं होनी चाहिए। सियासतदान एक तरफ ये बात करते हैं, दूसरी तरफ जवाब आप लोग इस्टेब्लिशमेंट से मांगते हैं, उसी फौज से जवाब मांगते हैं जिसको आप सियासत से दूर रखने की बात करते हैं। नहीं, देखिए ऐसे नहीं है, इतना डिफरेंस नहीं है। फौज को अब सियासत में नहीं आना चाहिए, ये हमारा आइन कहता है, ये उनका अपना ओथ कहता है, तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। बात ये है कि उसको जो एम्फसाइज कितना कौन करता है। किसी सूरत में भी ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि एक सेलेक्टेड हुकूमत आए, तो जाहिर है कि एक हद तक तो जो लोग उनको लाए हैं उन पे भी ये बात आएगी। ये बर्डन जो है, चाहे वो महंगाई का बर्डन हो, चाहे वो बेरोजगारी का बर्डन हो, या कई और चीज़ें हैं, फॉरेन पॉलिसी है वगैरह वगैरह, तो वो सारे बर्डन उन पे भी आते हैं। तो हाँ, ऑब्जेक्टिव तो इमीडिएटली जाहिर है खान को हटाने का ऑब्जेक्टिव है ना, लेकिन इसमें कोई भी शख्स उनकी सपोर्ट के लिए ना खड़ा हो, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है, यही एपीसी का ऑब्जेक्टिव था। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये कि आप नहीं समझते कि आज भी पीपल्स पार्टी और नून लीग में बदएतमादी की फ़ज़ा है। कल ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा कि जरदारी साहब पर यकीन नहीं किया जा सकता। एतजाज़ एहसन साहब भी कह चुके हैं कि नून लीग पर यकीन नहीं किया जा सकता। वो कहते हैं कि हमें आगे करके पीछे से ये डील कर लेते हैं। फिर मिसाक जमहूरियत किसको भूला है, जब बीबी शहीद ने जनरल मुशर्रफ से NRO कर लिया था, उसके बाद फिर मेमो गेट जब होता है तो नवाज शरीफ आप लोगों के खिलाफ काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। तो बात यह है कि आज भी वो मिसट्रस्ट है, वो बदएतमादी है, तो कैसे फिर आप लोग इकट्ठे होकर और तहरीक चलाएंगे इस हुकूमत के खिलाफ जो है ना, वो चलेंगे आप लोग इकट्ठे कैसे? बीबी, आपने पूरी हिस्ट्री बुक पढ़ दी, आपको जो जो चीजें भी ऐसे मिली जो कि आपके इस बात को सपोर्ट कर रही हो, चाहे वो 10 साल पुरानी भी हो, तो आप वो ले आई हैं। बात यह कि हाँ, ख्वाजा आसिफ साहब ने जो कल बात की है, मेरे हिसाब से वो नामुनासिब बात है इस माहौल में। उसके अलावा जो भी बातें आप कर रहे हैं वो माजी की बातें हैं। उसके बाद तो कई दफा हम बैठे भी हैं साथ, जो है साथ चलने की भी बातें हुई हैं, तो वो रेलेवेंट बातें इधर नहीं है। लेकिन जाहिर है कि एतमाद जितना जितना हम साथ चलेंगे उतना एतमाद बढ़ेगा। शुरू जब होते हैं तो इवन मियाँ बीवी का भी एतमाद जो है तब तक नहीं होता जब तक के शादी को कुछ टाइम गुजरे। तो ये चीज बातें जो है इस किस्म की फर्क होता है। नवीद कमर साहब जी, उस हद तक तो फर्क है। मैं तो ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि टाइम तो लगता है ना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद नवीद कमर साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।